डॉक्टर दंपत्ति पर एफआईआर आपने दर्ज करवाई, दो पुलिस कर्मचारी भी इस चपेट में। पूरा मामला क्या है? मोहन जी कि उन्होंने आधे से ज्यादा सर्टिफिकेट वो फर्जी बनाए हुए थे। जजों ने 4 जजों ने खुद लिखा हुआ है जिसमें आरटीआई लगा दी। कोई इनके साथ बैर था या आपको कोई सूचना इस तरह की मिली? चारों को आरोपी बना हुआ था। उसमें एफआईआर में भी चारों को आरोपी बनाया गया, जिसमें नंबर 1 पे नीलम कक्कड़, नंबर 2 पे बीबी कक्कड़, नंबर 3 पे जो एसआई जिसने मेरी जांच की थी मोहिंदर सिंह वो, और उस समय के तत्कालीन जो प्रभारी थे इकोनॉमिक सेल के देवेंद्र शर्मा वो एसएचओ थे, उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई। इस पर हमेशा ब्लैकमेल के आरोप लगते हैं, ब्लैकमेल का कहा जाता है। ये कोई जरूरी नहीं है कि हर एक्टिविस्ट ही ब्लैकमेलर होगा या हर एक्टिविस्ट ही सही होगा। मैं नहीं मानता। आपका मकसद क्या है आरटीआई के पीछे? मेरा मकसद मोहन जी ये है कि कैथल से भ्रष्टाचारियों को खत्म करना। मैं भ्रष्टाचारियों को किसी भी सूरत में बख्शूंगा नहीं। एक एक भ्रष्टाचारी को कैथल से चुन चुन कर बाहर निकालूंगा, चाहे उसके लिए मुझे सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट कहीं मर्जी जाना पड़े, चाहे उसके लिए मुझे अपनी जान की बाजी लगानी। सरकार के काम आप कर रहे हैं, क्या सरकार नहीं कर? जीरो टॉलरेंस का जो वादा था कि हम भ्रष्टाचार मुक्त कर देंगे देश को, ये कर देंगे वो कर देंगे, पैसों की भरमार है और बीजेपी सरकार है, तो कहां से जीरो टॉलरेंस की आप बात करते हैं? नमस्कार, मैं हूं मोहन नायक, आप देख रहे हैं आपका मनपसंद चैनल कैथल टीवी। सरकार जीरो टॉलरेंस की बात करती है, हरियाणा से भ्रष्टाचार मुक्त करने की दावे करती है, लेकिन सरकार इस तरह के कदम उठाती नहीं दिख रही। लेकिन कैथल के एक आरटी एक्टिविस्ट, अगर नाम की बात करें तो नाम आपने सुना ही होगा, जयपाल रसूलपुर, जिन्होंने डॉक्टर दंपत्ति पर एफआईआर दर्ज करवाई और उस एफआईआर में 2 पुलिस कर्मचारियों भी चपेट में आए, जिन्होंने शिकायत पर कार्रवाई नहीं की और उन 2 पुलिस कर्मचारियों पर भी एफआईआर दर्ज हुई। लेकिन पूरा मामला क्या है उससे हम जानेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं जयपाल रसूलपुर, जेआरटीआई एक्टिविस्ट, जानेंगे उनसे पूरा मामला क्या है। नमस्कार जयपाल जी। नमस्कार जयपाल जी, क्या पूरा मामला है? 2 डॉक्टर दंपत्ति पर एफआईआर आपने दर्ज करवाई, 2 पुलिस कर्मचारी भी इस चपेट में, पूरा मामला क्या है? इसमें मोहन जी मैं बता दूं कि 2003 का मामला है। यहाँ जो कैथल हॉस्पिटल में डॉक्टर दंपति नीलम कक्कड़ व बीबी कक्कड़ हैं, वो उनकी ट्रांसफ़र यहाँ से गुरुग्राम में हुई थी जी। तो उन्होंने वहाँ ज्वाइनिंग नहीं किया 1.5-2 महीने, और यहाँ कोर्ट के जो फर्जी अटेंडेंस यहाँ सर्टिफिकेट वहाँ देते रहे कि हमारी कोर्ट में अटेंडेंस वहाँ एविडेंस है, वहाँ गवाही है किसी केस में, तो इस तरह से वो वहाँ से फरलो लेते रहे और इसके एवज में वो वहाँ टीए क्लेम करते रहे जी। तो ये पूरा मामला ऐसे 1.5-2 महीने तक चला, जब वहाँ के जो कार्यरत सीएमओ थे उनको शक हुआ कि ये ऐसा तो नहीं हो सकता कि 2-2, 3-3 महीने कोर्ट में ये एविडेंस चले, तो डॉक्टर कहाँ से काम करेंगे। तो उस समय 2003 में कैथल में सेशन जज नहीं बैठते थे, सेशन जज बैठते थे कुरुक्षेत्रा जी। तो यहाँ के एडिशनल सेशन जज थे और 4-5 जज यहाँ बैठते थे। तो उस समय मोहन जी सीएमओ ने एडिशनल सेशन कैथल को लिखा कि ये जो डॉक्टर दंपत्ति हैं, इन्होंने हमारे यहाँ इतने जो अटेंडेंस सर्टिफिकेट जमा कराए हैं कोर्ट के कि इनकी वहाँ अपीयरेंस किसी केस में अपीयर हुए हैं, तो इसकी पूरी जानकारी बताई जाए कि ये कितनी डेटों को यहाँ पे अपीयर हुए ना, कितनों को नहीं। तो वहाँ के जो सीएमओ ने लिखा था पत्र, उस पे संज्ञान लेते हुए जो यहाँ के एडिशनल उस समय के जो सेशन जज थे, उन्होंने अपने निचले जो जज थे उनकी सभी कोर्टों को वो फॉरवर्ड किया लेटर और उनको आदेश दिए कि इसकी जांच छानबीन करके बताया जाए कि किस किस डेट को ये इस कोर्ट में प्रेजेंट थे और किस डेट को नहीं थे। तो उन चारों जजों द्वारा जब वो रिप्लाई दिया गया तो उसमें चौंकाने वाली बात ये आई मोहन जी कि उन्होंने आधे से ज़्यादा सर्टिफिकेट वो फर्जी बनाए हुए थे। 4 जजों ने खुद लिखा हुआ है, जिसमें एक तो कमाल करने वाली बात ये निकल के आई सामने कि गुला के जो उस समय के जज थे उनका ट्रांसफर हो चुका था ऑलरेडी 10-15 दिन पहला। उसका ट्रांसफर होने के बाद भी उसके अटेंडेंस के सर्टिफिकेट वो बनाते रहे। मतलब अगर कोई पूछने वाला हो कि जज तो चला गया तो आप कोर्ट कहाँ लगाते रहे, तो ऐसे मतलब कि ये फर्जीवाड़ा था। तो ये पूरा फर्जीवाड़ा मैंने पकड़ा 2020 में, मुझे इस चीज़ की पता लगा कि ऐसे ऐसे इन्होंने फर्जीवाड़ा किया। फिर मैंने इसकी ये जो जानकारी है आरटीआई से निकलवाई इनके मुख्यालय से, जबकि सेशन कैथल में इसका रिकॉर्ड नहीं मिला, यहाँ आरटीआई लगाई। फिर मैंने कुरुक्षेत्रा जो सेशन था उस समय वहाँ पे भी नहीं रिकॉर्ड मिला। फिर मुख्यालय इनका जो हेल्थ का मुख्यालय है पंचकूला, वहाँ से जो चार्जशीट ये किए गए थे वहाँ से रिकॉर्ड निकाला। फिर मैंने इसकी शिकायत की और शिकायत करने के बाद जो डॉक्टर दंपत्ति है उनके खिलाफ पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की। फिर मैंने हाई कोर्ट न्यायालय की जो शरण ली मैंने, तो हाई कोर्ट ने मेरे को नीचे कोर्ट में जाने के आदेश जारी किए। तो फिर मैंने निचली कोर्ट में इस्तगासा 156(3) सीआरपीसी के तहत डाला, जिसमें माननीय कोर्ट ने मेरी शिकायत को सही मानते हुए दोनों डॉक्टर दंपत्ति के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने के आदेश पारित। यानी मोटे मोटे तौर पर यह बात करें कि जजों के फर्जी साइन कर उन्होंने टीएडीए का बिल बनाया।
जी बिल्कुल, जजों के फर्जी साइन करके जो यहाँ प्रेजेंट थे। तो क्या होता है, आमतौर पे मैं बता दूं आपकी रूटीन की जो प्रोसीडिंग होती है, जो भी कोई भी सरकारी अधिकारी होता है उसकी कोर्ट में किसी भी केस में गवाही होती है, तो यहाँ से वो अटेंडेंस सर्टिफिकेट लेके जाता है ताकि उसको TADA क्लेम करने में कोई दिक्कत ना हो, क्योंकि यहाँ वो आया, प्रेजेंट हुआ, उस चीज़ का क्या सबूत है, वो यहाँ से सर्टिफिकेट जारी होता है जिस पे जज अपनी स्टैंप लगा के साइन करके देते हैं कि फलाना फलाना आदमी मेरी कोर्ट में प्रेजेंट हुआ था, और उसके एवज में उसको जितने भी उस समय के पैसे थे 1000-1100 जितना भी TADA क्लेम बनता था वो उससे क्लेम किया उन्होंने वहां से कि हम कोर्ट में गए थे, इसलिए वो फर्जीवाड़ा इनका TADA का पकड़ा गया। दो डॉक्टर दंपत्ति की तो बात हमें समझ में आ गई कि दो डॉक्टर दंपत्ति हैं, उन पे FIR दर्ज हुई क्योंकि वो फर्जी जजों के साइन कर इस मामले में आपने छानबीन की तो इस मामले में वो दोषी करार हुए। लेकिन दो पुलिस कर्मचारी कैसे झपेट में है? दो पुलिस कर्मचारियों पर भी FIR दर्ज हुई है। तो इसमें बता दूं मोहन जी, जब मैंने ये शिकायत SP साहब कैथल को की, DGP को की, हरियाणा सरकार को की, CM विंडो में की, तमाम वो अथॉरिटी पे की जहां मुझे जाना चाहिए था, तो इसकी जांच कैथल की इकोनॉमिक सेल में जो हुई, उस समय के तत्काल देवेंद्र जी SHO थे, और जो मेरी जांच थी जिन्होंने की वो SI मोहिंदर थे, जिनका इस FIR में नाम है। वो बता दूं कि सुप्रीम कोर्ट की फुल बेंच का एक डिसीजन है, ललिता बनाम UP, बहुत से लोग जानते हैं क्योंकि बहुत फेमस केस रहा है। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने क्लियर किया हुआ है कि कोई भी कॉग्निजेबल ऑफेंस है जो में डाउट होता है शिकायत में, जो शिकायतकर्ता करता है, तो पुलिस का ये दायित्व बनता है कि उसके आवाज में FIR मैंडेटरी है करनी कॉग्निजेबल ऑफेंस में। तो इनको मैंने बताया, वो जजमेंट भी मैंने शिकायत के साथ लगाई थी कि आप इसे मना नहीं कर सकते FIR के, और खुद जज जो 4 जज अपने लेटर में खुद बोल रहे हैं कि हमारे साइन फर्जी किए गए, तो आप मना नहीं कर सकते। परंतु पुलिस ने इनके साथ मिली भगती कर कहें या कुछ भी मतलब कहें तो इन्होंने FIR मेरी दर्ज नहीं की, हालांकि मेरे को इन्वेस्टिगेशन में भी नहीं बुलाया, रिपोर्ट बना दी कि शिकायतकर्ता को बार बार बुलाया गया, वो नहीं आया। उसके बाद मैंने वो RTI से वो नकल ली, फिर उसके बाद मैंने कोर्ट में इस्तगासा दायर किया जिसमें इन दोनों पुलिस वालों को भी पार्टी बनाया गया। परंतु जो क्या नाम है जज साहब थे, उन्होंने डॉक्टर नीलम कक्कड़ और बीबी कक्कड़ के खिलाफ FIR दर्ज करने के आदेश किए गए थे, परंतु FIR जो अभी निकल के आई है जिसमें मैंने 4 को आरोपी बनाया हुआ था, उसमें FIR में भी 4 को आरोपी बनाया गया, जिसमें नंबर 1 पे नीलम कक्कड़, नंबर 2 पे बीबी कक्कड़, नंबर 3 पे जो SI जिसने मेरी जांच की थी मोहिंदर सिंह वो, और उस समय के तत्कालीन जो प्रभारी थे इकोनॉमिक सेल के देवेंद्र शर्मा, वो SHO थे, उनके खिलाफ FIR दर्ज हुई है। तो जो FIR दर्ज हुई उनमें किन किन धाराओं के तहत इन पर मामला दर्ज हुआ है? जी बता दूं कि 409, 420, 467, 68, 71 व 120 भी, और इसमें एक धारा जो मेन जो है इसमें 166 है। मैं आपको बता दूं चैनल के माध्यम से कि ये हरियाणा में एक लोकता ऐसा मामला है मेरी नॉलेज के अनुसार कि 166 क्या कहती है कि जो कोई भी पुलिस अधिकारी है अगर वो शिकायत में दूषित अनुसंधान करता है, यानी कि गलत इन्वेस्टिगेशन करता है और वो दोषी सिद्ध हो जाता है, तो उसके खिलाफ 166 IPC के तहत मुकदमा दर्ज होता है जिसमें 3 साल की सजा का प्रावधान है। ऐसे ही मैंने इनको 166A में आरोपी बनाया था। तो इसमें सजा का प्रावधान क्या रहता है? क्या जमानत इनको मिल जाएगी या सजा इनको होगी? क्या इस तरह की, क्योंकि आप RTI एक्टिविस्ट हैं और IPS की जो धाराएं हैं उनको बखूबी आप जानते भी हैं, तो जो धाराएं लगाई है इनके तहत क्या सजा होगी और क्या जमानत इनको मिल सकते हैं, क्योंकि जजों के फर्जी साइन जो है वो किए हुए हैं? जी मोहन जी, मैं बता दूं इसमें सबसे जो संगीन धाराएं हैं 467, 68, 71 और क्या नाम है 409, ये धाराएं हैं जिसमें 7 साल से 10 साल से लेकर लाइफ टाइम तक की सजा का प्रावधान है। ऐसी कोई बात नहीं है कि ये जज पे डिपेंड करता है, कोर्ट पे डिपेंड करता है, वो उसको बेल दे सकता है या नहीं दे सकता है। मैं अपने विचार से ये कह सकता हूं, क्योंकि ये जज के साथ ही खिलवाड़ हुआ है। मैं नहीं मानता कि सेशन कोर्ट से या हाई कोर्ट से भी इनको जमानत मिलेगी, क्योंकि ये लाइफ टाइम की जो इसमें सजा है 10 साल से ऊपर की है, तो बहुत संगीन अपराध है और इन्होंने कोर्ट के साथ ही फोर्जरी किया है। तो कोर्ट से क्या कहकर रिलीफ मांगे कि हमने जजों के फर्जी साइन किए हैं इसलिए हमें जमानत दी जाए, तो मैं नहीं मानता कि इनको जमानत मिलेगी। वैसे ये मामला कब का है? ये मामला 2003 का है। बता दें 2003 में इन्होंने ये फोर्जरी की थी और 2005 में इनके खिलाफ जो चार्जशीट अंडर 7 रूल जो दायर की गई थी, उसके बाद 2008 में देखिए 2003 में मामला सामने आता है, 2005 तक इनकी जांच होती है, उसमें दोषी साबित किए जाते हैं, चार्जशीट इनके खिलाफ फ्रेम की जाती है और 2008 में यानी कि 3 साल बाद वो चार्जशीट ही ड्रॉप कर देते हैं। इन्होंने अपनी पद का दुरुपयोग करते हुए चार्जशीट ड्रॉप करा दी। मैंने जब RTI से उसका डाटा लिया तो मैं हैरान रह गया, चार्जशीट के साथ कोई भी ऐसा डॉक्यूमेंट नहीं था जिसमें यह साबित हो कि इसकी इंक्वायरी की गई है, यानी कि बिना इंक्वायरी के चार्जशीट ड्रॉप कर। फिर आपने 2020 में RTI लगा दी?
कोई इनके साथ बैर था या आपको कोई सूचना इस तरह की मिली? नहीं, मेरे को ये सूचना मिली थी 2020 में दिसंबर में, तभी से मैं इसके पीछे लगा हुआ था। तो मैंने पूरे डॉक्यूमेंट इकट्ठे किए। मोहन जी, डॉक्यूमेंट इकट्ठे करने में थोड़ा समय लगता है और कोर्ट की प्रोसीडिंग भी बहुत लंबी होती है, न्याय मिलता है आखिर में, परंतु ये नहीं है कि जाते ही हम मतलब कि रिलीफ मिल जाएगा, ऐसी बात नहीं। आरटीआई एक्टिविस्ट पर हमेशा ब्लैकमेल के आरोप लगते हैं, ब्लैकमेल का कहा जाता है जी। आपका मकसद क्या है आरटीआई के पीछे? देखिए, ये कोई ज़रूरी नहीं है कि हर एक्टिविस्ट ही ब्लैकमेलर होगा या हर एक्टिविस्ट ही सही होगा। मैं नहीं मानता, क्योंकि हर आदमी, कोई भी है, ये एक्टिविस्ट की बात छोड़ो, कोई भी आदमी है, हर आदमी अपनी जगह कोई ना कोई गलती जरूर होती है। पर जहाँ तक ब्लैकमेलिंग की अगर कोई शिकायत है या मेरे से है या किसी और से है, तो प्रशासन कार्रवाई करने के लिए बाध्य है। तो आपका क्या मकसद है? मेरा मकसद मोहन जी ये है कि कैथल से भ्रष्टाचारियों को खत्म करना। मैं भ्रष्टाचारियों को किसी भी सूरत में बख्शूंगा नहीं। एक एक भ्रष्टाचारी को कैथल से चुन चुन कर बाहर निकालूंगा, चाहे उसके लिए मुझे सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, कहीं मर्जी जाना पड़े, चाहे उसके लिए मुझे अपनी जान की बाजी लगानी पड़े। सरकार के काम आप कर रहे हैं, क्या सरकार नहीं कर रही? देखिए, सरकार का तो आपने पहले बोल ही दिया कि जीरो टॉलरेंस का जो वादा था कि हम भ्रष्टाचार मुक्त कर देंगे देश को, ये कर देंगे, वो कर देंगे। अभी आपके सामने अब कैथल की बात करें तो कैथल में इतने घोटाले निकल के आ रहे हैं। कहीं पंचायत विभाग में सफाई घोटाला, कभी अभी आपने कुछ दिन पहले देखा होगा जो महिलाओं का स्वयं सहायता समूह है उसमें 1.5 करोड़ का घोटाला, पंचायत विभाग में डेरा गरदला का घोटाला, यानी घोटालों की भरमार है और बीजेपी सरकार है, तो कहाँ से जीरो टॉलरेंस की आप बात करते हैं? तो आप क्या करेंगे इसमें फिर? अब इसमें तो अभी कार्रवाई चल रही है, जो करना है अभी न्यायालय को करना है, और मैं कानून की लड़ाई आखिरी तक लड़ता रहूंगा। इन जो भ्रष्टाचारी हैं, डॉक्टर नीलम कक्कड़, बीबी कक्कड़ और जो भी पुलिस कर्मचारी इसमें संलिप्त है, उनको जेल में पहुंचा कर रहूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद जयपाल जी। धन्यवाद। ये थे हमारे साथ आरटीआई एक्टिविस्ट जयपाल रसूलपुर जी, जिन्होंने तमाम जानकारियां दी। और बता दें कि एक बड़ी खबर इस समय कैथल से है कि 2 डॉक्टर दंपत्ति पर पुलिस द्वारा एफआईआर दर्ज कर दी गई है और 2 पुलिस कर्मचारियों पर भी एफआईआर दर्ज की गई।